अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान पे रखे। आज की हमारी ये जो वीडियो है ये एनईटी के पास पेपर से रिलेट है। इस वीडियो के अंदर 2002 के तमाम सवालात को हम सॉल्व करेंगे जो माजी में आए हैं, और 2001 के सवालात को हम सॉल्व कर चुके हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारे पास स्क्रीन में दिख रहा होगा, हाउ मैनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ 36 ऑफ वाटर इन 36 ग्राम ऑफ H2O। तो पहले ही बताया था कि भाई इस तरह के सवालात में हमने फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना है जो हमने 9 क्लास और फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था, भाई मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, और इसके अलावा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाई 6.02। फॉर्मूला नहीं लगाना है, यहाँ पर आपने ट्रिक से काम करना है। ये सवाल मुसलसल आता रहता है, 2001 में भी आया हुआ था तो उसमें भी मैंने बताया था। तो आपने नॉर्मली चीज पता है कि भाई एक मोल के अंदर 1 मोल H2O कितने, एक मोल H2O के अंदर कितने ग्राम होते हैं? तो भाई 18 ग्राम H2O होते हैं, ये कंफर्म है। ठीक है, और एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं? तो एवोगाड्रो नंबर फिक्स है, तो वो है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो अब लास्ट टाइम भी था, उस टाइम आपसे 9 ग्राम के लिए पूछा था 2001 में, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड करवाया था ताकि ये 9 बन जाए, तो फिर यहाँ पे आंसर निकल कर आ गया था। लेकिन इस बार ये 36 ग्राम के लिए हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन 36 ग्राम H2O। तो 18 को 36 बनाना है, तो कैसे बनाया जाए? तो अगर 18 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूं, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा? 18 टू ज़ा 36 ग्राम। जब आपने इसको 32 से मल्टीप्लाई किया तो रूल के मुताबिक इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रूल के मुताबिक इसको भी हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 2, लेकिन मोल का सवाल में कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ हमने एक रिलेशन बनाने के लिए लिखा, वरना इसका कोई काम नहीं है। जब इसको आपने मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो इसको भी हमने करना पड़ेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2। तो जब इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करिएगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 6 टू ज़ा 12। ठीक है, 0 को 2 से करिएगा तो 0 रह जाएगा, 2 टू ज़ा 4 इंटू 10 की पावर 23। तो ये हमारे पास आंसर है। अब इसमें आंसर मैच करते हैं, कौन सा आंसर आ रहा है यहाँ पर? हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, पहला, दूसरा, 1.2। अच्छा, आपके इसमें पॉइंट के बाद वाले इस चीज को हटा दिया, राउंड ऑफ कर दिया, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर 23। अब ये वाला आंसर भी आपका मैच नहीं कर रहा है कहीं पर कि 12 इंटू 10 की पावर 23। तो थोड़ा सा और आपने दिमाग लगाना। पॉइंट यहाँ पर है, मैथ के मुताबिक अगर एक बार पॉइंट को पीछे कर दूं तो 1.2 इंटू 10 की पावर, जब पॉइंट पीछे जाता है तो एक्सपोनेंट यहाँ पे 24 होता है। अब देखिए किससे आंसर मैच कर रहा है, तो इसका आंसर जो मैच कर रहा है 1.2 इंटू 10 24 ए से। तो अब ये पॉइंट को कैसे पीछे किया, अगर ये टॉपिक आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट वाला अगर आप भूल चुके हो तो मेरे चैनल के अंदर देख सकते हो, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा कि पॉइंट को पीछे किया है। इसको एक्सपेरिमेंट वाला कहता है। एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जब पॉइंट पीछे जाता है तो यहाँ पे पॉजिटिव में आता है, जब पॉइंट आगे जाता है तो नेगेटिव में जाता है, सारा डिटेल वहां पर मौजूद है। तो ए आंसर इसका सही है, 1.2 इंटू 10 की पावर 24। अच्छा, अगला है, इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ऑन द मॉलिक्यूल ऑफ ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। इस थोड़ा सा मुश्किल सवाल आपको लग रहा होगा। सवाल कुछ यूं है कि 18 रिलेशन यही बनाना है, एक मोल ग्लूकोज है, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला C6H12O6। एक मोल के अंदर कितने ग्राम ग्लूकोज के होते हैं? तो अगर इसको करिएगा तो कार्बन का 12 6 72 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, और 6 को जब 16 होता है ऑक्सीजन का, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो सबको मिलाकर 180 ग्राम ग्लूकोज का निकल कर आएगा हमारे पास। यही लिख देता हूँ, C6H12O6। अच्छा जी, अब आपसे पूछ रहे इसके अंदर सिर्फ कार्बन के बारे में कि भाई 18 ग्राम में कितने होंगे। तो देखिए, एक मोल के अंदर 180 ग्राम है, एक मोल के अंदर कितने कार्बन के मोल है? तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे 6 मोल कार्बन के दिख रहे। कैसे भाई? ये रहा, इससे पता चल रहा है 6 मोल, या यहां से आप देख सकते हो 6 मोल कार्बन के निकल कर आ रहे। अब वो आपसे कितने के लिए पूछ रहा है? 180 के लिए पूछ रहा है, नहीं सॉरी, 180 के लिए तो यहाँ पर मौजूद 180 में 6। अब अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है 18 में, तो आप इसको कौन से वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए? 10 से डिवाइड कर दीजिए। 10 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ कितना रह जाएगा? 18 ग्राम आ जाएगा यहाँ पर C6H12O6। तो मैथ के मुताबिक जब आपने इसको 10 से डिवाइड किया तो इसको भी 10 से करिएगा। तब थोड़ा सा मैथ वाला रूल आपको पता होना चाहिए कि भाई 6 को जब इससे डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0.6 मोल कार्बन के। अब ये सारा मैथ का हिस्सा है कि भाई यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैथ वगैरह किसी का वीक है तो इसको या तो कैलकुलेटर अलाउ है तो ठीक है, नहीं है तो आप यहाँ पर 6 को 10 से रखिए यहाँ पर, और इसको जब आप नीचे से ऊपर भेजिएगा तो यह प्लस का 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे 6 इंटू 10 की पावर -1।
अब एक्सपोनेंट यहाँ पर है तो आप इसको पीछे भी, जब माइनस का 1 होता है एक्सपोनेंट पीछे जाता है तो ये हो जाएगा 0.6। तो एक्सपोनेंट वाले टॉपिक के अंदर जाइए, अगर आपको डिटेल में मिल जाएगा यहाँ पर, तो इसका आंसर यहाँ पे डी सही हो रहा है। तो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कुछ लिखना है तो लिखे। क्वेश्चन नंबर 3, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कंटेन। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये यानी कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब N2, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। पहला बॉन्ड यकीनन सिग्मा होगा, फिर दूसरा भी पाई होगा, तीसरा भी पाई होगा। तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड सी से मैच कर रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, रियल गैस ऑबे आइडियल गैस बिहेवियर। रियल गैस कब आइडियल बिहेव कर रहा होता है? तो इसका टॉपिक मेरे चैनल के अंदर बहुत डिटेल में, अगर देखना चाहो तो वहां देख सकते हो। वैसे नॉर्मल कि जब आप प्रेशर को, क्योंकि आइडियल गैस का मतलब ये है कि गैस के मॉलिक्यूल के में अट्रैक्शन रिपल्जन नहीं होता। हमें पता है कि आइडियल गैस तो दुनिया के अंदर होता ही नहीं। तो जब आप टेम्परेचर को बहुत बढ़ा देते हो तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाता है और अट्रैक्शन उसके अंदर खत्म तो नहीं होता, लेकिन रियल आइडियल गैस में कहते हैं खत्म हो गया। और अगर प्रेशर को कम कर दे तब भी मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाते। तो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर के अंदर मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाता है और वही आइडियल की तरह बिहेव कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो आंसर मैच कर रहा है लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, वो बी मैच कर रहा है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन KMnO4 ये सवाल आपके बुक के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर से ही इलेक्ट्रोलाइसिस वगैरह के अंदर मौजूद है कि कैसे निकलेगा ये KMnO4, K प्लस Mn और 4 टाइम ऑक्सीजन। ठीक है, जब कोई चार्ज नहीं हो तो 0 लेते। पूरा डिटेल वगैरह आपके फर्स्ट चैप्टर नंबर 12 के अंदर पूरे डिटेल में होता है, जहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ाया जा रहा है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वगैरह जब होता है। तो Mn तो आपने निकालना है, छोड़ दीजिए। K का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है याद होना चाहिए, प्लस का 1, Mn रहने दीजिए। ऑक्सीजन का कितना होता है नॉर्मल स्टेट में, माइनस का 2 होता है। ठीक है, और ये Mn यहाँ रहने दिया, 4 2 8, ऊपर दूसरी तरफ भेज देता हूँ 7 का 7, तो ये माइनस का 8 उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 1 उधर जाएगा तो -1, और फाइनल आंसर जो आएगा +8 माइनस का 1, ये प्लस का 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। इस तरह से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 3s2 3p1, व्हाट इज द वैलेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो आपको इस तरह से बनाकर दे रहा है 3s2 और 3p1। तो ये पी ब्लॉक से ताल्लुक रखता है। इसके लिए आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको पूरा आपको पता है तो आसानी हो जाती है कि भाई जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होता है, NS1 होता है, NS2 होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये ग्रुप 1A का एलिमेंट है, ग्रुप 2A का एलिमेंट है। इस तरह से NS2 होता है और साथ में NP1 होता है, तो ये ग्रुप 3 का एलिमेंट होता है। फिर इसी तरह से NS2 होता है और NP2, तो ये ग्रुप 4, इस तरह से ये 3 आएगा, 4 आएगा, बढ़ता रहेगा, 6 तक जाता है। तो इससे आपको ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता चल जाता है। जैसे कि अगर ये NS1 है जनरल बना हुआ, तो इसका मतलब आखिरी ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर 2 है तो आखिरी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर जाएंगे 2 और 1 3, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होगा। तो ये वाला इससे मैच करे, देखिए 2 और 1। तो अगर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 3 मिलेगा। तो यही क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर लिखा हुआ, और प्लस का 3 क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 3 है ना, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आखिरी ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, एक हिसाब से अल्मोनियम का है, तो अल्मोनियम अपना 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो यहाँ पे प्लस का 3 आएगा। अच्छा जी, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 में व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ H2SO4, जब अल्कोहल को हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या क्या बनता है। तो भाई ये याद रखना है, इसको हटाऊं जरा। अल्कोहल को जब आप रिएक्ट करवाते हो AlCOHOL, अल्कोहल को इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट H2SO4 ही रिएक्ट होता है। ठीक है, तो ये 2 चीज बनाता है, कभी ये अल्कीन बनाता है, ठीक है, और अल्कोहल जो है ना वो ईथर भी बना सकता है, दोनों बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट H2SO4। तो अब कौन सा बनाएगा, टेम्परेचर दोनों अलग अलग होता है। ईथर बनाता है 140 डिग्री सेल्सियस में और ये 170 डिग्री सेल्सियस में बना रहा था, ऐसा ही है 140 में। अब इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद H2SO4 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज ऑब्टेन। अल्केन तो बनाता ही नहीं, ऑप्शन से गया, अल्काइन बनाता नहीं है, बचा यहां पर बी में अल्कीन। अगर इन केस इथर भी आ जाता तो फिर ए और बी वाला ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ रहता, या तो अगर टेम्परेचर बेस्ड सवाल दे देता कि भाई आपसे कहता कि भाई अल्कोहल H2SO4 से रिएक्ट कर रहा है वहां पर एक्सिस ऑफ जो भी वहां पर है और टेम्परेचर 140 डिग्री है, तो फिर अल्कीन वाला आंसर आप नहीं लगाते, फिर आप टिक लगाते इथर वाले में। तो ख्याल रख लीजिएगा टेम्परेचर को देखते हुए, अगर नहीं है तो ठीक है। अगर यहाँ पे अल्कीन के बजाय जैसे ए में अल्केन है, सी में अल्काइन है, बी में अगर वो इथर दे देता ना तब भी आप इसमें टिक लगा सकते थे। अगर अल्कीन और इथर दोनों दे देता तो आप लिखते बोथ ए एंड बी।
और अगर टेम्परेचर दे देता 170 तो फिर अल्कीन में लगता, अगर 140 देता तो ईथर में लग रहा होता। अगला हमारे से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म कलर कंपाउंड। भाई कौन सा एलिमेंट कलर कंपाउंड बनाता है? ग्रुप 1 एल्कली मेटल नहीं बनाता, हेलोजन गैस होता है, कलर कंपाउंड नहीं बना रहा होता है। डी में दिया हुआ अल्कीन, अल्कीन तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, अल्कीन तो कंपाउंड हो रहा होता है, दो एलिमेंट को मिलाकर बनाए हुए होते। तो एक ही बचा बेचारा ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर मैक्सिमम कंपाउंड जो होते हैं वो कलर वाले होते। एक कुछ इसमें इजाफी चीज याद रख लीजिएगा, जिंक जो होता है, जिंक का कोई कलर नहीं होता, उसका वजह ये होता है कि उसका डी ऑर्बिटल मुकम्मल होता है, वहाँ पे ट्रांजिशन नहीं होता इलेक्ट्रॉन का आना जाना। बाकी चीज़ों डिटेल के अंदर आप जब टॉपिक पढ़े होंगे कलर ऑफ कंपाउंड तो वहाँ पे इस डिटेल रखा हुआ होता है। अच्छा जी, अगला है नवा एमसीक्यूज, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ विनीगर इज। तो विनीगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला रटा रटाया CH3COOH। ठीक है, इसको विनीगर भी आप लोग सवाल में तो विनीगर लिखा हुआ है। ठीक है, किताबों के अंदर इसको एसिडिक एसिड भी लिखा रहता है, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, इस तरह से इसका अगर कोई क्या कहे IUPAC नेम में चले जाए तो इसको हम इथानोइक एसिड भी यही है। ठीक है, अगला एमसीक्यूज है कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होता है? रिएक्शन सीज, क्या रिएक्शन रुक जाता है या तो मोल ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इज इक्वल। बहुत सारे दिमाग में ये होता है कि जब इक्विलिब्रियम पे आया, जैसे ए है और इससे बन रहे ए और बी है और इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है C+D, तो लोगों को यही लगता है कि ए और बी और सी और डी का मोल बराबर हो जाएगा, लेकिन ऐसा होना हरगिज लाजमी नहीं है। कभी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मोल इक्वल नहीं होता है। इक्वल क्या होता है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट, जितने तेजी में रिएक्शन आगे जाता उतने तेजी में रिएक्शन पीछे आ रहा होता है, ये चीज इक्वल होता है। कभी दोनों का मोल इक्वल नहीं होता है। हो सकता है कि आपने स्टार्टअप में लिया 100 और बी स्टार्टअप में इनिशियल 0 होगा, तो अब आपके लिए ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये 70 हो और ये 30 हो, इसी टाइम इक्विलिब्रियम आ जाए। आपके दिमाग में ये होता है कि ये 50 मोल होगा, ये भी 50 मोल होगा, जब तक दोनों का मोल इक्वल नहीं होगा इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, मोल इक्वल होना लाजमी नहीं है, दोनों का रेट इक्वल होना लाजमी है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड। तो यही है, रेट ऑफ बैकवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल। अगला है जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइड इज। अमाइड का जनरल फॉर्मूला कौन सा होता है? तो ए ऑप्शन इसके अंदर सही है, RC+O के साथ NH2। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि ये जो R के साथ NH2 दिख रहा है ये कौन है? तो ये अमाइड नहीं है, ये अमाइन है, क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर तो दोनों है। तो वो आपसे जनरल फॉर्मूला अमाइड का पूछा, अगर वो पूछता ना जनरल फॉर्मूला ऑफ अमाइन, सिर्फ जो सवाल में डी हटाकर AMI के बाद अगर एनी लगा देता ना तो फिर आपको ऑप्शन सी सही हो जाता। फिलहाल उन्होंने अमाइड पूछा है तो यहाँ पर ए सही है। और अगर बी पूछा जाए कि बी किसका है, जो आपको नजर आ रही है RC+O के साथ OR, ये असल में ईस्टर होता है। तो साथ साथ एक इंफॉर्मेशन तो ये भी रख लीजिए। तो इसमें जो लिखना है लिखिए। फिर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 12 में पूछ रहा पॉलीमर फॉर्म विद 2 डिफरेंट मोनोमर। तो मोनोमर क्या होता है? जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल सिंगल यूनिट होते हैं, जब सिंगल यूनिट को आपस में मिलाते हो तो वो एक पॉलीमर बनता है, और इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं, और इस केमिस्ट्री को पॉलीमेरिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो फिलहाल वो कह रहा है कि अगर दो डिफरेंट मोनोमर से मिलकर अगर कोई पॉलीमर बनता है तो उसको कौन सा पॉलीमर कहते हैं। बल्कि सवाल में ये नहीं पूछा, चलो ये लफ्ज मैंने निकाल दिया। देखिए, अगर सेम मोनोमर से मिलकर अगर कोई पॉलीमर बनता है तो उसको हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, और अगर डिफरेंट पॉलीमर से मिलकर बने तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो इन्होंने वो सवाल तो नहीं पूछा, इन्होंने पूछा कि भाई पीवीसी कौन सा पॉलीमर है, सेम मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, डिफरेंट। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है, इसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का मोनोमर होता है, विनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड। 1 करोड़ विनाइल क्लोराइड होंगे, वो सारे आपस में जुड़ेंगे सिंगल यूनिट और एक पॉलीमर बना लेंगे। इस तरह से पॉलीथीन, पॉलीथीन किसका पॉलीमर है? इथीन का। बहुत सारे मोनोमर इथीन के होंगे, इथीन 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 इथीन। अगर 1 लाख इथीन के मॉलिक्यूल है तो सारे लाइन से इथीन के ही लगे हुए होंगे, बीच में कोई और एलिमेंट नहीं होगा, तो उसको हम पॉलीथीन भी उसी के अंदर आ जाएगा। ए और बी दोनों एडिशन पॉलीमराइजेशन। हाँ, नायलॉन जो बनता है ना, नायलॉन के अंदर सीरीज चलता है। अगर एडिपिक एसिड होगा, फिर उसके बाद हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, फिर आगे एडिपिक एसिड, फिर हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, फिर एडिपिक एसिड, फिर हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, इस तरह से सीरीज चल रहा होता है। तो नायलॉन जो है वो डिफरेंट मोनोमर से मिलकर बन रहा होता है, और इस डिफरेंट मोनोमर से मिलकर बना है तो इसको कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर ऐड करेंगे। तो इसका आंसर सी सही है। अगला आपसे पूछा जा रहा है इन द हाइड्रोलाइसिस, जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाते तो हाइड्रोलाइसिस के अंदर
यकीन हाइड्रो का जो टर्म इस्तेमाल होता है वाटर वगैरह से, और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। वाटर का ब्रेक डाउन होता है जब हम सॉल्ट को वाटर के अंदर ऐड करते हैं। जैसे वाटर यहाँ अगर हम बनाएं कि भाई H2O है, ये वाटर है, इसके अंदर हमने सॉल्ट को ऐड कर दिया, इसका pH होता है 7, वाटर का 7 है। जब हमने इसके अंदर सॉल्ट को ऐड किया तो सॉल्ट को ऐड करने के नतीजे में या तो वाटर का pH 7 से एक्सीड कर जाएगा या तो 7 से कम हो जाएगा। अब ये कम और ज़्यादा क्यों होता है वो डिपेंड करता है सॉल्ट पे, सॉल्ट एसिडिक है तो बेसिक है, तो इसका मतलब ये pH चेंज हो गया। और एक और टर्म होता है जहाँ पे सॉल्ट को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो pH चेंज नहीं होता है, फिर उसको हम हाइड्रोलाइसिस नहीं बोलेंगे। अगर pH चेंज नहीं होता, जैसे कि Na2CO3 वाटर का ऐड करवाया जाता है या CuSO4 के साथ वाटर ऐड किया हुआ रहता है, तो उस टर्म को हम हाइड्रेशन के नाम से जाना जाता है, वो हाइड्रोलाइसिस नहीं कहलाता है। तो फिलहाल इसके मुताबिक जो है पहले में लिखा हुआ है ए pH रिमेन कांस्टेंट, तो भाई pH कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन प्रोसेस में रहता है, हाइड्रोलाइसिस में नहीं रहता है। बी में लिखा वाटर फॉर्म, तो वाटर फॉर्म होता ही नहीं, वाटर तो पहले से बना और सॉल्ट को ऐड करने के बाद कुछ नया चीज़ बन जाता है। तीसरा यहाँ पे सही है pH चेंज। और डी में लिखा वाटर इज एवापोरेटेड, तो एवापोरेटेड का कोई कहानी नहीं होता है, यानी वाटर उड़ता है, इसके सॉल्ट और वाटर के मिलने के बाद कुछ नए कंपाउंड बना लेते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म। जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो एक चीज कंफर्म, जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन वगैरह हो जाता है तो ये कंपाउंड कंफर्म है CO2 प्लस H2O बन रहा होता है। जितने भी हाइड्रोकार्बन है ना उसका आखिरी रिजल्ट यही मिलता है ऑक्सीडेशन करने के बाद। तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो गया। डाइपोल मूवमेंट ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल इज, भाई ये तो डाइपोल मूवमेंट, भाई जो भी एलिमेंट जो भी आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहा है अगर वो सेम एटम से मिलकर बना है तो 100% उसका डाइपोल मोमेंट जीरो ही होता है। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है तो इसका डाइपोल मोमेंट आपको जीरो होगा, ये रहा H2 है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो जाहिर सी बात है कि दोनों एलिमेंट ऑक्सीजन, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। उन्होंने Cl2 का पूछा है तो जाहिर सी बात है कि दोनों क्लोरीन मिलके बना है, जब भी सेम एलिमेंट से मिलकर बनता है तो उसका डाइपोल मोमेंट, क्योंकि भाई दोनों तरफ से यकसा खिंचाव हो रहा होता है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। तो वैसे डाइपोल मोमेंट के टॉपिक के अंदर पूरा आपको डिटेल मिल जाता है, तो डाइपोल मोमेंट क्लोरीन का आपका जीरो होगा। इसके अलावा NaCO3 इज कॉल्ड, NaCO3 को क्या कहते हैं, तो ये बेकिंग सोडा कहते हैं। ये रिपीट हुआ सवाल है, 2001 में भी आया था, उसमें मैंने सोडा आश का ही बता दिया था। सोडा आश Na2CO3 को कहा जाता है, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O को कहा जाता है, ठीक है। सबका केमिकल फॉर्मूला भी वहाँ लिखवा दिया था, 2001 वाली वीडियो देखोगे तो वहाँ आपको डिटेल मिल जाएगा। हाँ, एक नया नजर आ रहा कास्टिक सोडा, ये कास्टिक सोडा कौन है, असल में NaOH को कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही नाम है कास्टिक सोडा। अगला है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज, कहाँ पर है भाई, टू प्रोड्यूस प्रोटीन। फर्टिलाइजर का सुनते हैं हमारे दिमाग में खाद आ जाता है, नाइट्रोजन का ताल्लुक ना असल में प्रोटीन से होता है, क्योंकि जब अमाइनो एसिड आपस में जुड़ता है, बहुत सारे अमाइनो एसिड मोनोमर, जब वो आपस में कनेक्ट होंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल, तो वो एक पॉलीमर बनाएगा, उस पॉलीमर को हम प्रोटीन कहेंगे। अब दूसरे में आते हैं टू प्रोड्यूस फैट। फैट के अंदर नॉर्मल नाइट्रोजन का कोई लेना देना नहीं होता, उसके अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप वगैरह होता है, ईस्टर होता है, फैटी एसिड वगैरह होता है, वहां पर नाइट्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन है, तो भाई कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट होता है C6H12O6, इसके अंदर भी नाइट्रोजन का कोई कहानी नजर नहीं आ रहा है, तो ये फिर इसके अलावा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज वगैरह जाएगा, तो आपको इसके अंदर नाइट्रोजन कहीं नहीं मिलेगा। डी में है टू प्रोड्यूस लिपिड। लिपिड के अंदर दो पार्ट होता है, फैट और ऑयल, वहां पर सिर्फ ना आपको कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं मिलेगा। तो इस 17 का जो मैच कर रहा है ना आंसर राइट, जो प्रॉपर तरीके से वो कर रहा है नाइट्रोजन का ए से, कि प्रोटीन और नाइट्रोजन के दरमियान गहरा रिलेशन है। इसके अलावा अगला है रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो इसको प्रीवियस वाले से मिक्स नहीं करिएगा। पिछले वाले में पूछा था 2001 वाले में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पर आपसे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन का जब आप एक्सप्रेशन निकालते हो ना तो एक चीज और आता है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर याद हो आपको तो इज इक्वल टू के, और यहाँ पर होता कोई भी रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये के असल में रेट कांस्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन किस किस पे डिपेंड करता है, तो वहां पे 7 चीजें मैंने बताई थी, नेचर ऑफ रिएक्टेंट बताया था, फिर टेम्परेचर बताया था, कैटलिस्ट बताया था, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बताया था, इसके अलावा कैटलिस्ट बताया था, रेडिएशन बताया था, सरफेस एरिया बताया था, 7 वहां पे बताया था, और कहा था प्रेशर पे भी डिपेंड करता है इन केस ऑफ गैसेस। लेकिन रेट कांस्टेंट जो है ना ये कुछ मखसूस चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। रेट कांस्टेंट एक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के कम या ज्यादा करने की वजह से रेट कांस्टेंट में फर्क पड़ जाता है।
इसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी की वजह से भी इसके अंदर चेंजिंग आता है, और एक्टिवेशन एनर्जी का गहरा ताल्लुक हो तो कैटलिस्ट, जब किसी रिएक्शन में हम कैटलिस्ट डालते हैं तो या तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाता है या तो कम कर देता है। तो इसके अंदर बी, सी और डी तो कट गया, क्योंकि पूछा किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो भाई टेम्परेचर में करता है, एक्टिवेशन एनर्जी में करता है, और एक्टिवेशन एनर्जी जो चेंज होता है कैटलिस्ट से हो रहा होता है। इसका मतलब कैटलिस्ट डालेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज होगा, इसका मतलब कैटलिस्ट पे भी डिपेंड कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी पे भी डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर में भी कर रहा है। तो बचा कौन? ए ऑप्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। अगला है आ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय। जो कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कब इंक्रीज करता है? देखिए सबसे पहला एक चीज के कैटलिस्ट के दिमाग, आपके दिमाग में एक गलत फहमी रहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, हमें ये लगता है कैटलिस्ट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, रिएक्शन को जल्दी करता है। लाजमी नहीं है। कैटलिस्ट का डेफिनेशन बुक में लिखा ही हुआ नहीं है कि कैटलिस्ट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर देता है, या तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है या तो कम कर देता है। ऐसा कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं। जो आपके दिमाग में डेफिनेशन बैठा रहता है ना कि कैटलिस्ट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता हो, वो डेफिनेशन कैटलिस्ट का नहीं है, वो पॉजिटिव कैटलिस्ट का है। और दूसरा होता है नेगेटिव कैटलिस्ट, जिसको हम इनहिबिटर भी कहते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है। तो इधर सवाल में बोल रहा है कि भाई आ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो सिचुएशन कुछ यूं है, पहले ये रफ कर दूं, जरा लिखना है तो लिख लो आप लोग। ये एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि ये रिएक्शन का अपना रेट है, यहां से लेकर कोई भी अपना स्पीड है। अगर आपने इसके अंदर पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल दिया ना तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। ये रहा, पहले एक्टिवेशन एनर्जी यहां से यहां तक हो सकता है इसकी वैल्यू यहां पर हो 50 इस वाले की, लेकिन जब आपने कैटलिस्ट के अंदर ऐड कर दिया हो सकता है इसका रिएक्शन जल्दी हो जाए। तो पहले 50 तब कितने में हो गया, इसका एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे 30 में हो गया, ये जल्दी हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर देता। हाँ, अगर आपने कोई कैटलिस्ट ऐसा ऐड कर दिया जो रिएक्शन की रफ्तार को स्लो कर दे तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को यूं और ऊपर से घुमा के लेकर आ रहा होता है, 50 के बजाय इसको कर देता 80 कर देता है। तो यहाँ पर है कि आ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय, जब आप कैटलिस्ट इंक्रीज होने के लिए डालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर रहा होता है। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा वो ए होगा। अगला है what is the volume of 1 mole of a gas at 1 atm and 273 केल्विन। ये 1 atm और 273 केल्विन असल में है क्या, एक एसटीपी कंडीशन ही है। 273 केल्विन इसको हम कहते हैं एसटीपी कंडीशन, ये रहा, ठीक है। इसको आप लोग 0 डिग्री भी कह सकते हो। एसटीपी कंडीशन के अंदर आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है 1 मोल गैस के लिए, तो फिक्स होता है 1 मोल गैस अगर एसटीपी कंडीशन के अंदर हो तो वहां पे 22.4 डीएम क्यूब होता है। ये आपको चैप्टर 1 स्टोइकियोमेट्री वगैरह के अंदर मोलर वॉल्यूम के अंदर पूरे डिटेल में इसका थ्योरी वगैरह पढ़ाया जाता है। अगर आप देखना चाहे इसका फॉर्मूला कैसा है तो भाई ये होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 डीएम क्यूब। जब 1 मोल के लिए बोल रहा है तो यानी कि इसके बजाय आपको 1 ऐड करना पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको 22.4 डीएम क्यूब आ जाएगा। अब हो सकता है आपका आंसर मैच नहीं कर रहा हो कि भाई वहां पे 22.4 तो लिखा हुआ, डीएम क्यूब नहीं लिखा हुआ, तो डीएम क्यूब कहे या तो लीटर कहे, ठीक है। 22.4 लीटर एक ही चीज है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो किससे आंसर मैच कर गया? अब ये आपका डी से मैच कर गया। अगला है एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड आपको ऑक्सीडाइज करवाते हैं, किसके नतीजे में ये दोनों चीज मिल रहा हो, सॉरी गलत पढ़ दिया। एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, 4 कंपाउंड लिखा हुआ, अल्कोहल, कीटोन, अल्कीन और अल्काइन। चारों में से किसके साथ हम ऑक्सीडाइज करवाए कि हमें एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड मिले? तो भाई एक नॉर्मल है कि अल्कोहल का जब भी आप ऑक्सीडेशन करवाते हो, एक कंफर्म है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाओगे तो हमें मिलता है एल्डिहाइड, ये है, ठीक है, ये फिक्स है। और अगर अब आपने एल्डिहाइड का करवा दिया तो आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक रटा रटाया चीज है ऑक्सीडेशन करवाने पे। साथ साथ कैटलिस्ट भी याद रख लीजिएगा, इसका जो कैटलिस्ट होता है दोनों के चाहे इधर KMnO4 इस्तेमाल होता है और कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, CONC कंसंट्रेटेड, यही कैटलिस्ट यहाँ पर भी लगेगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए सही है, अल्कोहल ये काम कर रहा होता है। कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक का ऑक्सीडेशन कर नहीं देता है। अल्कीन का अगर आप ऑक्सीडेशन करवाओगे कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक नहीं बनाएगा। अच्छा, अब इसके बाद 2 सवाल जो नजर आ रहा है वो न्यूमेरिकल टाइप का है, तो पहले जो लिखना लिखिए फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन 22 में कह रहा 4 मोल ऑफ SO2 इज ऑक्सीडाइज टू SO3, हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। भाई 4 मोल SO2 का है, ठीक है,
अच्छा जी, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज करवाना है, कितना मोल है, तो ये हमें पता करना है यहाँ पर कितना मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा। अच्छा जी, ऑक्सीडाइज होकर क्या बन रहा है, SO3 बन रहा है। नॉर्मल इसको आपने बैलेंस करना है। जब यहाँ सल्फर 4 बार है तो यहाँ पे कितना लगाएंगे, 4 लगाएंगे, ठीक है। अब कौन बच गया यहाँ पर, इस वाले को चेक करना है क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे 4 2 8 और यहाँ पे हो रहा है 4 3 12, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 8 है। देखिए यहाँ पे 8 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 12 है। अब आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ एक ऐसा वैल्यू सोचिए कि बराबर हो जाए दोनों तरफ, तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। तो 2 2 कितना हो गया, 4। तो सॉरी 2 2 4 हुआ, तो 8 और 4 12 और वहां पर भी 12। तो 2 मोल इसके अंदर रिक्वायर्ड हो रहा है ऑक्सीजन का, तो ये आंसर यहाँ पे 22 ठीक है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन जो थोड़ा सा मुश्किल था, पास पेपर में 2 बार आ चुका है, 2-3 बार, कि फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करवा रहे 3 मोल ऑक्सीजन के साथ, व्हाट कुड बी द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो 4 कंपाउंड यहाँ नीचे नजर आ रहा है, चारों में लिख देता हूं क्योंकि इसका आंसर थोड़ा मेहनत से निकल रहा होता है। CH3, देखिए सवाल के मुताबिक तो 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल रहा है, 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्शन में दिया हुआ, इसका 1 मोल से आपने ज्यादा नहीं करना, बस ये 1 मोल ही रहेगा, ठीक है। 1 मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑक्सीजन कितना मोल है, 3। इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते, रेड से लिख रहा हूं, ये बिल्कुल स्टॉप फाइनल है यहाँ पर। अब जब भी हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाते किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो हमारे पास कंपाउंड एक फिक्स होता है, अभी ये पास पेपर में इसी में आया हुआ था कि CO2 और H2O होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन के नतीजे में। तो लिख देता हूँ यहाँ पे CO2 और H2O बन रहा है, यहाँ पर भी CO2 और H2O बन रहा है, यहाँ पर भी CO2 और H2O बनेगा, यहाँ पर भी CO2 और H2O बनेगा। अब आपको चेक करना है किसमें इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो जाए। यहाँ पर आप कोई छेड़छाड़ नहीं करिएगा, ना कोई वैल्यू बढ़ाइएगा ना कम करिएगा। यहाँ पर जो वैल्यू ऐड करना है बैलेंस के लिए ऐड करिए, दोनों तरफ इक्वेशन आपका बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे कार्बन कितनी बार है, 1 और 1 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने लगा दिया 2। हाइड्रोजन कितनी बार है, यहाँ पे 3 4 5 और 1 6, यहाँ पे 2 बार है। अगर 3 लगा दिए तो 3 2 6 हो गया। क्या कार्बन और हाइड्रोजन को बैलेंस करने पे ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है? अगर हो गया तो फिर यही वाला आंसर ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आगे वाले को चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है और यहाँ 3 2 6, 6 इधर और 1 इधर 7, यहाँ कितना है 2 2 4 और 3 1 3, यहाँ पर भी 7। ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, तो आपका आंसर ए ठीक हो गया जो उसके अंदर दिख रहा है। लेकिन बाकी भी चेक कर लीजिए क्योंकि अभी तो हम प्रैक्टिस करें, जब पेपर के अंदर आएगा तो ऐसे ऑप्शंस ना वो पहले नंबर पे ही रख देता ताकि आसानी हो जाए, वरना ज्यादातर में टाइम कंज्यूम हो रहा होता है। दूसरा वाला चेक करते हैं, यहाँ कार्बन 1 बार और 1 बार 2 बार है, यहाँ पर कार्बन पे आपने 2 लिख दिया और हाइड्रोजन यहाँ कितना 3 और 1 4, यहाँ 2 है तो यहाँ आपने लगा लिया 2 2 2 4, बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करो, 3 2 6 और 1 7, यहाँ 7 है, क्या वहाँ अब 7 हो रहा है, 2 2 4 और 2 2 2 4 और 2 1 2, 4 और 2 6, बैलेंस नहीं हो रहा। इसका मतलब ये भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। वही पूछ रहा है ना कि व्हाट कुड बी द फॉर्मूला ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसको भी चेक कर लीजिए, यहाँ पे कार्बन 1 और 1 2 बार, यहाँ पर आपने 2 लगा दिया, कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 6 बार है, यहाँ आपने 3 लगा दिया, 3 2 6, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है, चेक करिए, 2 2 4 और 3, 4 और 3 7, क्या यहाँ 7 हो रहा है, 3 2 6 नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे कार्बन 2 बार है, यहाँ पर आपने 2 लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 और 1 4, यहाँ 2 लगा दिए, 2 2 4 हो गया। अब ऑक्सीजन चेक करिए क्या बैलेंस हो रहा है, 3 2 6 और 6 और 2 8, क्या 8 हो रहा है यहाँ पे, 2 2 4 और 1 5 नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आपका आंसर निकल कर आ रहा होता है, पहला वाला आंसर। और इस तरह के आंसर्स ना वो अमूमन पहले नंबर पे ही रखता ताकि ज्यादा टाइम बच्चे का ना लगे। हाँ, जो अक्कड़ बकड़ कर रहे होंगे तो वो तो फिर किसी में भी टिक लगा देंगे वहां पर, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल काम करेंगे तो उसका आंसर पहले नंबर पे आए, पहला या दूसरे पे। अमूमन इस तरह के जो आंसर जो सही रखे जाते हैं वो सी और डी पे नहीं रखे जाते, टाइम कंज्यूम होता है। तो ये जो लिखना लिखिए। अब 2 MCQs और करते हैं। अच्छा, MCQs 24 रिपीटेड है कि अमोनिया गैस कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग एंड अमोनियम सॉल्ट। तो 2001 में भी इसको मैंने सॉल्व करवाया था। अमोनियम सॉल्ट यानी कि NH4Cl। अब किसके साथ रिएक्शन करवाया जाए, एसिड के साथ रिएक्शन करवाने पे एक आपको प्रोडक्ट नहीं मिलता क्योंकि हमें अमोनिया गैस हासिल करना है। जब आप इसका रिएक्शन अल्कली यानी कि NaOH के साथ करवा रहे होते हो तो प्लस माइनस प्लस माइनस ये इसके साथ जाएगा, ये और ये जो है इसके साथ जाएगा, यानी कि NaCl बनेगा और दूसरी तरफ क्या बनेगा, NH4OH। ये कंपाउंड ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहता है, ये NH3 इसके अंदर से अलग हो जाता है और यहाँ से H2O अलग हो जाता है। तो इस तरह से अमोनिया आपको मिल जाता है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, वहाँ पे तो और डिटेल में मैंने बताया था, बात जाके आप देखना चाहो तो 2001 वाली वीडियो में देख सकते हो। अगला है MCQs नंबर 25 में, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज ऑर्गेनिक। 4 ऑप्शन दिया हुआ नजर आ रहा है, H2O HCN। तो इसमें थोड़े बच्चे ने एक जगह कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने चारों ऑप्शन यहाँ पे लिख भी दिया नीचे।
देखिए सबसे पहले H2O, हाइड्रोकार्बन तो वो होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन उसके अंदर मुश्तमिल हो। तो पहला ऑप्शन हट गया यहाँ से ए। जब ए हटा तो ऑल वाली बात भी हट गई। अब बच गया ये और ये। तब इसमें ना कन्फ्यूज़न होता है कि भाई हमने पढ़ा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो वो होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो, तो ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड लग रहा है। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई हाइड्रोजन और कार्बन तो यहाँ पर भी है। तो ये एक लंबा बहस है, आप इस तरफ नहीं जाइए। देखिए ये तो आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा ही है ना, इसका नाम क्या है? इथीन। तो आप लोग इस पे डायरेक्ट टिक लगा दीजिए, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। हालांकि उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन वो एक लंबा बहस है। तो आपको ना परेशान नहीं करता वहां पर, क्योंकि पहला जब वाटर दे दिया ना, तो ये कंफर्म हो गया कि यहाँ से डी हट गया। जैसे अगर यहाँ पे H2O नहीं देता, इन केस अगर यहाँ पे दे देता CH4, तो ना फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा ए भी इधर मैच कर रहा है, ये भी फिर HCN भी होगा। इस तरह से थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते थे। तो वो पहले ही ऑप्शन वहाँ पे डी हटवा दिया आपका, ऐसा ऑप्शन लगाया वहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आता ही नहीं। ये हटा तो ये हट गया साथ साथ। अब ये दोनों रह गया। तो हम जानते हैं कि इथीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ाया जाता है, प्योर हाइड्रोकार्बन ही है। तो ये टिक लगा तो यहाँ से ये कट गया। तो ये आपका 2022 का जितने भी सवाल थे वो मैंने इसके अंदर मुकम्मल करवा दिए। अगली वीडियो होगी वो 2003 की, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, और जो 2001 हम कर चुके हैं उसका लिंक भी इसी वीडियो के अंदर ऐड कर दिया है। तो मिलते हैं आपसे आगे के ईयर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।